हेलो एंड वेलकम टू इनकम टैक्स गुरुकुल। स्पेकुलेशन बिजनेस। स्पेकुलेशन बिजनेस बेटा देखो, वन ऑफ द टाइप ऑफ द बिजनेस है जो इनकम फ्रॉम पीजीबीपी के अंदर टैक्स किया जाता है, बट एक थोड़ा सा स्पेशल बिजनेस क्लास है। स्पेशल ट्रांजैक्शन में देखनी पड़ेंगे हमें कौन कौन से ट्रांजैक्शन, तो बहुत ही इजी सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सब थोड़ा सा ध्यान लगा के यहाँ पे सामने व्हाइट बोर्ड पे देखिए, ठीक है। तो सेक्शन कहाँ पे इसको मेंशन किया जाता है? सेक्शन 28 के अंदर ही एक्सप्लेनेशन नंबर 2 के अंदर इसका जिक्र होता है, स्पेकुलेशन बिजनेस का। और ये एक बोलता है कोई भी जो एसएससी अगर स्पेकुलेटिव बिजनेस कैरी ऑन करता है तो बिजनेस को हमेशा डिस्टिंक्ट माना जाएगा और सेपरेट माना जाएगा फ्रॉम द अदर्स। मान लो एक आदमी दो जगह पे बिजनेस में लग रहा है, तो दोनों का इनकम आप निकालोगे तो अलग अलग निकालोगे। ये जो स्पेकुलेटिव बिजनेस वाला जो इनकम रहेगा, दैट विल बी डिफरेंट। उसके ऊपर टैक्स भी अलग से, उसको एक टोटली पहले वाले बिजनेस से टोटली डिफरेंट माना जाएगा, टोटली अलग माना जाएगा। दोनों के अलग से बुक्स मेंटेन होंगी, सब कुछ अलग से होगा दोनों का, तो दोनों को एक नहीं माना जा सकता। क्योंकि जो सेक्शन 73 है ना बेटा, वो जो सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, वो भी ये बोलता है कि अगर स्पेकुलेटिंग बिजनेस के अंदर, स्पेकुलेशन बिजनेस के अंदर लॉस हुआ तो दूसरे बिजनेस की तरह उसको बिजनेस के सेटअप और कैरी फॉरवर्ड से सेटअप वो नहीं कर सकते, आप लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते। जो स्पेकुलेटिंग का बिजनेस का लॉस है वो स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस के साथ ही सेट ऑफ कर सकते हो, किसी और के साथ नहीं कर सकते। और अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, अगर नेक्स्ट ईयर आपका इनकम हुआ दूसरे बिजनेस के अंदर, आपका स्पेकुलेशन में लॉस हो रहा है, तो स्पेकुलेशन के लॉस को दूसरे बिजनेस की इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। सिंपल सा है, ये बिजनेस डिस्टिंक्ट है और उससे जो स्पेशल जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी रहती है उससे अलग रहता है। स्पेकुलेशन बिजनेस एक स्पेशल टाइप ऑफ बिजनेस रहता है, इसको आप वहां पे कैरी फॉरवर्ड और लॉस नहीं कर सकते। चलो ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई कि स्पेकुलेशन बिजनेस एक अलग तरह का बिजनेस है, बट क्या होता क्या है स्पेकुलेशन बिजनेस? देखो, अगर आप इसका हिंदी में ट्रांसलेट करके देखो ना, तो स्पेकुलेटिव बिजनेस बेसिकली एक सट्टा बाजार होता है। सट्टा मारना, जैसे मान लो कि आईपीएल की टीम खेल रही है और आपको पता है, पता नहीं आपने सट्टा लगाया कि ये वाली टीम जीतेगी, तो उसके ऊपर आपको जो पैसा मिलता है सट्टाबाजी करना, वो सब स्पेकुलेशन बिजनेस का पार्ट होता है। अगर उसमें आपको लॉस होता है, तो पहले तो अलाउड था, ये पहले अलाउड होता था, लेकिन अभी कुछ टाइम से इसको अलाउड नहीं किया जाता। तो उसका मतलब ये हुआ, उसका कोई भी लॉस, अगर आप एक जगह पे प्रॉफिट गेन कर रहे हो, एक बिजनेस के अंदर का प्रॉफिट मेकिंग है, और सट्टा खेल के लॉस गेन करके वो कंपनसेट करने की कोशिश करोगे, तो इनकम टैक्स एक्ट अलाउ नहीं करता इस चीज को। इसलिए इसको डिस्टिंक्ट बिजनेस माना जाता है। तो अगर एक देशी आम भाषा में बोला जाए तो स्पेकुलेशन बिजनेस एक तरह का सट्टेबाजी का बिजनेस है। अब देखते हैं कहाँ पे सट्टेबाजी लगाते हैं। तो अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस। ये तो समझ में आ गया कि अलग तरह का। तो स्पेकुलेशन बिजनेस में हम किसी भी कमोडिटी को सेल कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं, किसी भी कमोडिटी इंक्लूडिंग स्टॉक। स्टॉक में शेयर्स को भी परचेज कर सकते हैं। द मेन जो थिंग है दैट इज द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द विदाउट द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ द कमोडिटी और स्क्रैप्स। इसके अंदर क्या होता है बेटा, एक्चुअल डिलीवरी होता नहीं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कहीं पे भी आप पढ़ोगे ना, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर एक्चुअल में डिलीवरी नहीं होती शेयर्स की। जैसे आपके पास डीमेट अकाउंट, अगर कोई भी नॉर्मल बिजनेस में आप कोई शेयर्स बाय करना चाहते हो, तो आप शेयर्स बाय करने के लिए अपने डीमेट अकाउंट में जाओगे। आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन, जीरोदा या ग्रो ऐप है, वहां जाके आप कोई भी शेयर्स बाय करोगे। शेयर्स बाय करोगे, आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट होंगे, जितने के आपका अकाउंट में जितना आपने ट्रांजेक्शन किया, आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और वो आपके अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट होंगे। कल को अगर आप सेल करोगे, तो आपको सेल करने के लिए तो जो भी मार्केट रेट है उसके हिसाब से जो पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे सेल करने पर। तो उसमें क्या हो गया, जैसे आपने बाय किए तो एक्चुअल में आपकी डिलीवरी होगी, आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, दैट इज द एक्चुअल डिलीवरी, आपको मिल गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली। और जब आप उसको बेच रहे हो तो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे, तो उसमें एक आने की एंट्री होगी, एक जाने की एंट्री होगी। तो क्या हो रहेगा ना, कि जितना भी आपने जो भी आपने डीलिंग करी वो पूरा का पूरा आपके अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। दैट इज द नॉर्मल शेयर मार्केट में कैसे काम करते हैं, वो ऐसे नॉर्मल तरीका है। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है ना बेटा, कि आपने सेल किया और उसी टाइम पे परचेज का भी लगा दिया, साथ के साथ दोनों। तो सेल और परचेज दोनों के एक साथ कैंसिल हो गया, तो कोई भी एंट्री आपके डीमेट अकाउंट में आएगी ही नहीं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग एक तरह का सट्टाबाजी तो है। आपने कोई पर्टिकुलर शेयर को परचेज किया और आपने ये लगा दिया कि देखो जब ये अमाउंट इतना हो जाए, इतने अमाउंट के साथ ये सेल हो जाए,
अगर नहीं तो लॉस होगा। वो पूरा दिन के अंदर, इंट्राडे मतलब एक दिन के अंदर, इंट्राडे एक दिन के अंदर ही आपको, आप सुबह के टाइम पे किसी भी टाइम पे इंट्राडे को शुरू कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर एक्चुअल में कोई भी आपको डिलीवरी नहीं मिलती शेयर्स की, डिलीवरी होती नहीं है, ट्रांसफर नहीं होता कमोडिटी का। जस्ट आपने एक सट्टा खेला है कि ये मुझे अकाउंट है, जिस टाइम पे आपने खरीदा और उस टाइम पे बेचा, पूरा एक दिन के अंदर वो पूरा का पूरा उसका ऐसे ऐसे कोई डिलीवरी होती नहीं है। एक तरह का सट्टा लगा दिया, आपको प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। तो देखो, अब आपने इंट्राडे के एग्जांपल से समझ तो लिया कि स्पेकुलेटिव बिजनेस होता क्या है, और आपको पता भी चल गया कि स्पेकुलेटिव बिजनेस हो मतलब करने के लिए क्या क्या रिस्क हैं, और क्यों इसको जो सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड में दूसरे बिजनेस के साथ इसको सेट ऑफ नहीं किया जाता इसके लॉस को। ठीक है। तो अब एक बात बताइए, कुछ ऐसे भी प्रोविजंस रहेंगे जहां पे ये जो स्पेकुलेशन बिजनेस को नहीं माना जाएगा कुछ ट्रांजेक्शन को। ठीक है, अब हम कुछ बात करेंगे। द डीमिंग प्रोविजन डज नॉट अप्लाई टू द फॉलोइंग कंपनी। कुछ कंपनी ऐसी होती है, देखो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसका आपका इनकम कहाँ पे आएगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड पीजीबीपी के अंदर। लेकिन कोई भी कंपनी जिसकी ग्रोस टोटल इनकम, उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है, इंटरेस्ट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, तो दीज डीमिंग प्रोविजन यहाँ पे अप्लाई नहीं होते। और कोई कंपनी जिसका मेन बिजनेस, कोई कंपनी जिसका मेन बिजनेस ट्रेडिंग इन शेयर से है, बिजनेस वो बैंकिंग है और ग्रांटिंग ऑफ लोन एडवांस, वहां पे भी स्पेकुलेशन के डीमिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होते। ठीक है। अब कुछ ट्रांजेक्शन होती है जो लगती तो ऐसी है कि स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन, ऐसा लगता है कि स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन है, बट एक्चुअल में वो स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन है नहीं। अच्छा, ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैजिंग कॉन्ट्रैक्ट की। एक बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको बताता हूँ। देखो, हैजिंग कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली होता क्या है? हैजिंग कॉन्ट्रैक्ट रॉ मटेरियल एंड मर्चेंटाइज। क्या होता है हैजिंग कॉन्ट्रैक्ट? कि जैसे मार्केट फ्लक्चुएट करता है, फॉर एग्जांपल एक आप एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। देखो, आपको शादी है, मान लो शादी में गोल्ड खरीदना है, गोल्ड खरीदना है, और शादी आज से 6 महीने बाद। ठीक है। और अभी आपको लग रहा है कि गोल्ड का रेट अगर मान लो अभी 50 के है पर 10 ग्राम, तो ये रेट बढ़ने वाला है, ये रेट बढ़ने वाला है। तो आप क्या करोगे? एक फॉरवर्ड एग्रीमेंट कर लोगे। हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट उसी को बोलते हैं, एक एग्रीमेंट कर लोगे। एग्रीमेंट मतलब एक तरह का इंश्योरेंस कर लोगे कि भाई देख, इतनी अमाउंट तक मुझे होना चाहिए, अगर इससे ऊपर जाता है तो इंश्योरर का गलती है, अगर कम आता है तो उसका बेनिफिट है। जैसे आपने 50 के पे ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और कहा कि मुझे आज से 6 महीने बाद गोल्ड चाहिए, 6 महीने बाद गोल्ड चाहिए, आज मान लो कि जनवरी है तो मुझे चाहिए जुलाई के अंदर। मान लो जनवरी में ये है तो जुलाई में मुझे गोल्ड चाहिए, जुलाई में गोल्ड चाहिए, तो आप एक एग्रीमेंट कर लोगे किसी भी बैंकिंग कंपनी के साथ, किसी भी लाइक इंश्योरर, किसी के साथ एग्रीमेंट कर लिया। और अगर इसकी वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाती है, मान लो 55 की हो जाती है, 55,000 रुपये हो जाती है, तो कोई बात नहीं, आपको इतने पैसे पे करने की जरूरत नहीं है। बैंक आपको बोलेगा कि आपने हमारे साथ एग्रीमेंट किया था तो आपको 50 के ही पे करने की जरूरत है। इसको बोलते हैं हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट। ये तो मैंने बता दिया गोल्ड के रिस्पेक्ट में। तो हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल और मर्चेंटाइज के अंदर भी होता है। जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर कोई रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है और उसको डर है कि प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है, उसका प्राइस फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशन का डर है, तो उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है जिसमें एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती, एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती। यहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि देखो अभी तक हमने कोई गोल्ड खरीदा नहीं है, कोई गोल्ड खरीदा नहीं है यहाँ पे, फिर भी हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें डिलीवरी तो नहीं होती, डिलीवरी होती है कुछ टाइम के बाद में जब हमें चाहिए वो। लेकिन इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअल में हमारा पर्पज क्या है? यहाँ पे हमारा पर्पज है, हमें डर है, यहाँ पे हमें डर है कि हमें कहीं लॉस ना हो जाए, तो इसलिए हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं हैजिंग कॉन्ट्रैक्ट। ये जो भारी भरकम वर्ड यूज कर रखे हैं ना, हैजिंग, आर्बिट्रेज, जॉबिंग, ये सब के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। तो हैजिंग का मतलब तो समझ में है कि कुछ भी नहीं, एक तरह का इंश्योरेंस है प्राइस फ्लक्चुएशन के अगेंस्ट। अगर उस तरह का कोई ट्रांजेक्शन हुआ है तो वो स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा, नॉट डीम्ड। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो मैंने बताया रॉ मेटेरियल के केस में। हेजिंग किया जा सकता है स्टॉक एंड शेयर के केस में भी। जैसे स्टॉक्स एंड शेयर में भी तो फ्लक्चुएशन होती है, तो कोई भी बायर, कोई भी उधर डीलर, वो वहां के जो ब्रोकर है, वहां की स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कुछ भी शेयर्स बाय करना चाहते हैं, तो अगर कोई भी
कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर दिया बाय अ डीलर और इन्वेस्टर टू गार्ड अगेंस्ट लॉस इन दिस होल्डिंग ऑफ द शेयर थ्रू प्राइस फ्लक्चुएशन। एक इंश्योरेंस करा लिया अपने शेयर्स का कि देखो ये प्राइस फ्लक्चुएट होता है, अगर मान लो नीचे चला जाता है शेयर मार्केट तो मुझे लॉस से कोई मतलब नहीं है, मैं लॉस कंटिन्यू नहीं करूंगा। तो जिससे आपने इंश्योरेंस कराया, एक आसान सी भाषा में, जिससे आपने इंश्योरेंस कराया, तो इंश्योरर की सिरदर्दी है वो देखेगा। तो इसी तरह हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक और शेयर्स में भी होता है और रॉ मटेरियल की परचेज में, तो हर जगह पे होता है। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को आप स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे। एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। यहाँ पे एक दो टर्म दिखेंगे आपको, जोबिंग और आर्बिट्रेज के लिए। टू गार्ड एक तरह के, देखो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये तरह के एक प्रकार के इंश्योरेंस ही है, जहां पे आप अपने, आपको डर है कि प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से आपको लॉस हो सकता है इन फ्यूचर में। देखो आप किसी भी कमोडिटी एक्सचेंज में आप कुछ मान लो ट्रेडिंग करते हो, जैसे शेयर्स ही परचेज करते हो, तो शेयर्स में हमेशा ये एक भय रहेगा कि इसका कभी वैल्यू कम ना आ जाए। तो उस भय से बचने के लिए एक तरह का इंश्योरेंस करा लो आप उन शेयर्स का। इसी तरह कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट भी होते हैं, जहाँ पे कमोडिटी एक्सचेंज मतलब जैसे जहाँ पे गोल्ड का कमोडिटी, क्योंकि हर दिन आपको नया रेट मिलता है गोल्ड का, आज कितना, आज कल कितना, तो कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट के अंदर रहता है। कमोडिटी एक्सचेंज जो नेटवर्क रहता है उसके अंदर ही आपको गोल्ड का रेट का पता चलता है, हर दिन का चेंज रहता है। इसी तरह पेट्रोल का भी आप देखोगे तो हर दिन का चेंज करता रहता है। तो कोई भी कमोडिटी एक्सचेंज है या फिर शेयर एक्सचेंज है, उसके अंदर कुछ भी फ्लक्चुएशन हो रही है उससे बचने के लिए एक तरह का कॉन्टेक्ट कर लिया। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कहता है, जोबिंग और आर्बिट्रेज की बात बताता हूँ। जैसे हमारे इंडिया में मोस्टली बीएससी एंड एनएससी दो तरह के स्टॉक एक्सचेंज है रिकॉग्नाइज्ड फॉर शेयर्स। कमोडिटी के लिए मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज भी है कमोडिटी की उसके लिए, बट अगर बात करें शेयर्स के लिए तो बीएससी और एनएससी है। तो हमेशा देखो कि मान लो कि आपने टाटा की कुछ शेयर्स खरीदे, टाटा की एक शेयर की वैल्यू मान लो 110 रुपए, कोई भी कंपनी, टाटा की बहुत सारी कंपनी, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ बीएससी पे, तो एनएससी पे रहेगी 110 रुपए 20 पैसे, 25 पैसे। तो कुछ ना कुछ ज्यादा रहेगी। ऐसा नहीं कि एनएससी पे ज्यादा रहेगी, कभी एनएससी पे कम है बीएससी पे ज्यादा, तो दोनों के प्राइस में कुछ ना कुछ फ्लक्चुएट रहेगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा, 20 पैसे का, 25 पैसे का, इतना ही एक थोड़ा सा फर्क रहेगा। ठीक है। तो कोई क्या करता है, ब्रोकर या डीलर, वो क्या करेगा, यहाँ पे खरीदेगा, ठीक है, और यहाँ पे बेच देगा एनएससी पे। मान लो कि 1 लाख शेयर खरीद लिए और 1 लाख में एक शेयर पे उसको 20 पैसे का फर्क फायदा हो रहा है, तो 1 लाख पे कितना हो जाएगा जो भी है, मतलब 20 के या कितना जो भी देख लो कैलकुलेट करके, तो इतना फायदा हो गया। तो इस तरह की जो एक्टिविटी होती है जिसमें दो शेयर मार्केट है, दो शेयर्स मार्केट में दो शेयर एक्सचेंज है, उसमें एक शेयर्स में खरीद के और दो थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस रहता है दूसरे शेयर्स में बेच देना, उसको जो बोलते हैं जोबिंग या आर्बिट्रेज। तो आप समझ गए जोबिंग और आर्बिट्रेज। तो एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, यहाँ पे भी अगर कुछ लॉस होता है तो उसको एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव, नेक्स्ट वन, ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव भी क्या होता है, डेरिवेटिव बेसिकली देखो स्टॉक एक्सचेंज में भी स्टॉक से डेरिवेटिव, स्टॉक डेरिवेटिव होता है, कमोडिटी एक्सचेंज में भी कमोडिटी डेरिवेटिव होता है। अगर आपने मैं ज्यादा डीप में नहीं बताऊंगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में सुना हो, तो वो एक तरह का, तो बहुत तरह के डेरिवेटिव होते हैं, कोई एक तरह का डेरिवेटिव, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन इज वन ऑफ द डेरिवेटिव। अगर उसके रिस्पेक्ट में अगर आप, वो डेरिवेटिव बेसिकली देखा जाए तो एक तरह का, फ्यूचर एंड ऑप्शन एक तरह का सट्टेबाजी। आप कभी भी कोई भी गूगल पे भी आप चेक करोगे फ्यूचर ऑप्शन, तो उसमें कैसे शेयर मार्केट में जैसे ग्राफ चलता है ना, वैसे ग्राफ चलता रहता है, तो वहां पे आपको ये बताना होता है। देखो एक एप्लीकेशन भी है, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, जो हम जिनमें क्या करते हैं ना, आपको प्रिडिक्ट करना होता है कि इसमें जो क्रिप्टो के रिलेटेड या कुछ ऐसे रहता है, उसमें क्या रहता है ना कि जैसे एक ग्राफ जा रहा है, ऐसे ग्राफ जा रहा है, ऐसे यहाँ तक आ गया, और इसके बाद आपको प्रिडिक्ट करना रहता है। आप बोलोगे कि ऊपर जाएगा तो आपको पैसे मिलेंगे, आप और ऊपर ही चला जाता है तो ऊपर पैसे मिलेगा। आप बोलोगे नहीं नीचे जाएगा, आपने प्रिडिक्ट कर दिया, और यहाँ पे आपने बोला नीचे, और नीचे ही आ गया तो आपको पैसे मिलेंगे। तो बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन भी है, अभी मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, अगर मुझे नाम याद आया तो मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर इसको मेंशन कर दूंगा। और ऐसे ही अगर आपने बोला कि तो नीचे जाएगा बट ये तो ऊपर बढ़ गया, तो उस टाइम पे लॉस हो जाएगा। तो एक तरह का ना डेरिवेटिव में ना देखा जाए तो एक तरह का प्रिडिक्ट, ये तो एक प्योर एक तरह का स्पेकुलेशन हो गया, बट डेरिवेटिव फ्यूचर एंड ऑप्शन
एक तरह की ये है कि जो इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड करता है कि आप ऐसे डेरिवेटिव में स्पेकुलेशन कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई भी डेरिवेटिव में ट्रेडिंग कर रहा है तो उस केस में आप बेशक कर लो, लेकिन कुछ कंडीशन है, उसको हम स्पेकुलेशन नहीं मानेंगे, उसको नॉर्मल बिजनेस ही मानेंगे। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि एक तो इलेक्ट्रॉनिकली कैरिड ऑन होनी चाहिए, ये नहीं कि आप कैश में या कुछ ऐसे या स्क्रीन बेस्ड सिस्टम से होनी चाहिए। और दूसरी बात ये होनी चाहिए ईदर थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज और सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से, और ये डायरेक्शन इशू करी गई हो या तो बैंक से, म्यूचुअल फंड कंपनी से, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से ही होना चाहिए। इसके अलावा अगर कहीं पे होगी तो हम मानेंगे नहीं। तो इसकी कंडीशन ये है कि अगर डेरिवेटिव में आपने डीलिंग करी तो उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो। सो दिस डेरिवेटिव शुड बी सपोर्टेड बाय टाइम्स इन कॉन्ट्रैक्ट नोट, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं जो जिनको हम क्या नहीं मानते, स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन, जो दिखते हैं स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन की तरह बट स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन को मानते नहीं। तो जिस तरह डेरिवेटिव शेयर मार्केट है, तैसे तो कमोडिटी में भी डेरिवेटिव्स होते हैं, अगर उसमें भी अगर आपने डीलिंग करी है तो उसके अंदर भी आपको कोई भी स्पेकुलेटिव बिजनेस के अंदर नहीं माना जाए, लेकिन कुछ कंडीशन है। कुछ कंडीशन क्या है? वही कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉनिकली कैरी आउट होनी चाहिए, स्क्रीन बेस्ड सिस्टम पे होनी चाहिए, सीबी पे थ्रू होनी चाहिए, उसकी गाइडलाइंस के हिसाब से, कोई रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ही होनी चाहिए, और रेगुलेशन बायलॉज मीट करें उसके हिसाब से होनी चाहिए। ये कुछ गाइडलाइंस है, अगर इनको फॉलो करते हो तो वो डेरिवेटिव का जो ट्रांजेक्शन है, जो देखा जाए है तो स्पेकुलेशन है, बट उसको स्पेकुलेशन नहीं माना जाएगा। और वही है, इसमें भी सेम है, टाइम स्टैम्प कॉन्ट्रैक्ट नोट होना चाहिए जिसमें कोई भी मेंबर और जो भी क्लाइंट है उसका क्लाइंट का नंबर रहना चाहिए, पैन नंबर मेंशन होना चाहिए, वो सब चीजें इसके अंदर मेंशन करनी करी जाती हैं। तो अब करता हूँ कि स्पेकुलेशन ट्रांजेक्शन का एक ओवरव्यू आपको आइडिया आ गया होगा। मैं आपको बता देता हूँ फिर से, इसका अगर लॉस होता है तो उसको सेट ऑफ किया जाता है इस स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस की इनकम के साथ ही, उसको बाकी का नॉर्मल जो बिजनेस है उसके साथ सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आप इसके लॉस को, बट उसको सेट ऑफ करने के लिए इसका इनकम ही चाहिए। तो दैट इज द थिंग, और इट इज अ डिस्टिंक्ट बिजनेस। उसमें मैंने बता दिया स्पेकुलेशन के अंदर क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता, आर्बिट्रेज, जॉबिंग, हैजिंग, और जो डेरिवेटिव्स के ट्रेडिंग है उसको हम स्पेकुलेशन नहीं मानते। उनके कुछ रीजन जो एक्ट ने हमें बता रखे हैं, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। कुछ कंडीशन है जो फॉलो कर दो, उसके कंडीशन फॉलो होने के साथ साथ वो स्पेकुलेशन नहीं माना जाएगा, बाकी बिजनेस स्पेकुलेशन माने जाएंगे। जिसमें स्पेकुलेशन को अगर देखना है ना, तो सबसे एकमात्र और सबसे बड़ा रामबाण इलाज है वो है, अगर कोई भी स्पेकुलेशन को फाइंड आउट करना है तो वो बेटा है, स्पेकुलेशन को फाइंड आउट करना है, दैट इज द एक्चुअल डिलीवरी। अगर डिलीवरी हो रही है ना जहाँ पे किसी भी कमोडिटी के शेयर्स की, तो स्पेकुलेशन में नहीं आएगा। लेकिन जहाँ पे डिलीवरी नहीं हो रही, विदाउट डिलीवरी ये सब हो रहा है, तो मतलब वो स्पेकुलेशन के अंदर नहीं आएगा। अच्छा एक बात बताइए, जब हम शेयर मार्केट करते हैं, शेयर मार्केट में भी अगर आपने कुछ बाय किया शेयर्स, कोई भी शेयर्स आप बाय करते हो तो वहां पे भी तो लॉस का एक चांसेस रहते हैं। तो आप इंट्राडे करने की बजाय, जहां पे आपको पता नहीं कि आपको बस गैस वर्क करना है, जबकि शेयर मार्केट में गैस वर्क तो करना ही है, प्लस अगर आपको कुछ समझ है, कुछ नॉलेज है, आपके इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड है कि आप उसके बुक्स को पढ़ सकते हैं, आपको लगता है कि कंपनी अच्छा करने वाली है और आने वाले आप जो माहौल कैसा बना हुआ है, कौन सा सेक्टर उठ रहा है, तो वहां पे आपके पास कुछ ना कुछ दिमाग है, तो वहां पे आप लॉस और इनकम को थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हो। बल्कि हमें पता नहीं रहता कि शेयर मार्केट में एक्चुअल में होने वाला क्या है। रशिया यूक्रेन का वार हो गया तो शेयर मार्केट एकदम धड़ाम से नीचे गिर गया, पता ही नहीं। अब कर लो स्टडी कंपनीज की, तो डेफिनेटली वो बहुत फ्लक्चुएशन नेचर का तो है, लेकिन फिर भी हमारे पास डीलिंग। लेकिन हमें ये सब करने के, जब शेयर मार्केट नॉर्मली हम शेयर खरीदे उनको बेचे, इंट्राडे करने की क्या जरूरत है? इंट्राडे करने की जरूरत ये है बेटा कि अगर मान लो 6 लाख की ट्रांजेक्शन करी, 6 लाख की ट्रांजेक्शन करी आपने नॉर्मल में, अगर नॉर्मल जो शेयर मार्केट है उसके अंदर 6 लाख की टर्न, तो आपको 6 के 6 लाख रुपए चाहिए, उस दिन आपके बैंक से डिडक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर इंट्राडे कर रहे हो तो उसमें आपकी पूरी की पूरी अमाउंट देने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो कि 1 लाख रुपए दिए और इंट्राडे कर ली, अगर आपको लॉस हो जाता है तो आपको बाकी के पूरे पैसे देने पड़ेंगे। कितने का लॉस हुआ? मान लो 6 लाख का ट्रांजेक्शन, क्या 1 लाख आपने सबमिट कर रखे हैं मार्केट में, एक्सचेंज में 1 लाख आपने सबमिट किया और लॉस हो गया। लॉस हो गया कितने का? 20 के का। तो यहाँ से 20 के आपके डिडक्ट हो जाएंगे और बाकी के वापस आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से इसलिए इंट्राडे लोग करते हैं कि कम गेम के अंदर, कम अमाउंट के अंदर ज्यादा का अगर प्रॉफिट गेन करना है तो इंट्राडे करते हैं। तो वहां पे वही है, जहाँ पे रिस्क होता है वहां पे तो लॉस भी होता है। तो एक तरह के सट्टे बाजार में ऐसे ही होता है। तो इंट्राडे इसलिए लोग करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि स्पेकुलेशन बिजनेस हाउ इट वर्क्स एंड विच इज नॉट द पार्ट ऑफ द स्पेकुलेशन एंड विच विल बी कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, अपना ध्यान रखो। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।